everyone. So today we will start with number 4. नंबर 4 की एनर्जी किन की होती है? नंबर 4 वो होते हैं, वो रूल होते हैं जो कि किसी भी मंथ की 4 को, 13th को, 22nd को या फिर 31st को पैदा हुए हों. 4 से 4, 1 + 3 4, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4. क्यों हम ऐसे कहते हैं? क्योंकि ये 4 से रूल होते हैं, क्योंकि इन सब डेट्स का जो टोटल आता है वो 4 पे आता है. तो उनको हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं 4 से रूल होते हैं. 4 का एसोसिएटेड प्लैनेट क्या है? एसोसिएटेड प्लैनेट इज़ राहु. 4 का एसोसिएटेड प्लैनेट राहु है. राहु एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट नहीं होता. इंग्लिश में इसको हम नॉर्थ नोड कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एक शैडो प्लैनेट. 4 की एनर्जीज़ को समझने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अ स्टोरी इन द हिंदू माइथोलॉजी. हिंदू माइथोलॉजी में अगर आपने कभी बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, अगर आप समझना चाहोगे तो आप समझ सकते हो. समुद्र मंथन हुआ था. समुद्र मंथन क्या हुआ था? उसमें से अमृत निकलना था. तो देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई हो रही थी कि अमृत हम लेंगे, अमृत हम लेंगे. तो उस लड़ाई को बचाने के लिए विष्णु जी मेनिका का रूप धारण करते हैं और एक कलश में पानी वो अमृत लेकर आते हैं और उन्होंने कहा कि सबको अमृत बराबर मात्रा में बटेगा. तो सब लोग देवता भी लाइन से बैठ जाओ और राक्षस भी लाइन से बैठ जाओ. तो जो विष्णु जी थे उन्होंने जो अमृत देना शुरू किया वो देवताओं से शुरुआत की. तो उनमें से एक राक्षस था स्वरभानु, जिसने सोचा कि मैं तो मतलब कि अगर मान लो मेरे तक अमृत आया, या तो उसको ये डर था कि ख़त्म हो गया तो, या राक्षसों को उन्होंने नहीं दिया तो फिर वो क्या होगा. तो उस चक्कर में, अमृत पीने के चक्कर में स्वरभानु अपना भेष बदल लेता है और देवताओं की लाइन में आके बैठ जाता है. तो जब विष्णु जी उनको अमृत बांट रहे होते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये जो है ना देवता नहीं है, ये कोई छल से आया है राक्षस जो यहाँ पर आकर बैठ गया. तो वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में अपने जो सुरक्षा चक्र होता है, उनका जो उंगली पे एक चक्र होता है, उससे वो गुस्से में उसकी गर्दन काट देते हैं. तो जब उसकी कट जाती है, अब उसकी गर्दन तो कट गई लेकिन वो अमृत पी चुका होता है उस टाइम तक. तो अमृत पीने की वजह से वो मरता नहीं है. तो उसका जो धड़ है, मतलब जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, जो चेहरे का पार्ट है, वो एक जगह जाके गिरता है और जो बॉडी है वो दूसरी जगह जाके गिरती है. जो सर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं राहु और जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं केतु. लेकिन अभी हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है कि राहु और केतु होता है कुछ, मतलब राहु और केतु नाम की कोई चीज़ भी होती है. लेकिन अगर आप कहीं बाद में इंटरनेशनली कुछ भी कंसल्टेशन देने लगे तो वहाँ तो नहीं लोग समझेंगे ना कि राहु केतु क्या होता है. तो इसीलिए उसको हम कहते हैं नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड. नॉर्थ नोड क्यों कहते हैं और साउथ नोड क्यों कहते हैं उसके भी समझ लेते हैं. नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड का पार्ट क्यों कहते हैं सर वाले को, राहु और केतु को नॉर्थ नोड और साउथ नोड क्यों कहते हैं? ये हम एनर्जी प्लैनेट बनाते हैं. ये प्लैनेट्स एक्चुअल में प्लैनेट्स नहीं है, बट इनको शैडो प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि छाया ग्रह. छाया ग्रह क्यों कहा जाता है? आपको पता है कि हर चीज़ एनर्जी होती है, एक एनर्जी फील्ड होती है. अब अगर एक सन है और उसका एक ऑर्बिट आपने पढ़ा होगा साइंस में, अर्थ होती है, हमारी जो पृथ्वी होती है, एक सेट पैटर्न में सन के इर्द गिर्द घूमती है. अब वो कोई लाइन तो ड्रॉ नहीं हुई ना, एक एनर्जी फील्ड है उसका कि उसने स्ट्रिक्ट उसी पैटर्न में घूमना है सन के आसपास. ठीक है. अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व अराउंड द सन, और जो मून जो होता है वो रिवॉल्व अराउंड कहाँ होता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन काटता है? मून काटता है. लेकिन जहाँ पे मून का ऑर्बिट और अर्थ का ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता है, वो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ पे भी एक सेपरेट एनर्जी फील्ड बन जाता है जिसे हम कहते हैं एक को नॉर्थ नोड और एक को साउथ नोड. तो ये जो साउथ नोड और नॉर्थ नोड है, ये हमारे 2 शैडो प्लैनेट बन जाते हैं. तो इसीलिए हम इनको भी प्लैनेट्स कहते हैं. एक एनर्जी फील्ड बन जाता है जिसको हम एक प्लैनेट के फॉर्म में लेते हैं और इसीलिए इनको हम शैडो प्लैनेट कहते हैं, जो फिज़िकली विजिबल नहीं है बट एक एनर्जी सर्कल मेंटेन हो गया है. तो इसीलिए ये जो प्लैनेटरी एक्शन जो है नॉर्थ नोड और साउथ नोड का, वो इस तरह से होता है. अब जो 4 नंबर है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन मैन. एक साधारण से व्यक्ति की कैसी लाइफ होती है? सिंपल लाइफ होती है. जैसे पैदा होता है, कुछ अगर वो अच्छा कर गया तो वो ग्रो कर जाता है, कुछ बुरा किया तो वो हट जाता है.
कभी कभार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो बंदा गलत डिसीज़न ले लेता है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो अच्छा डिसीज़न लेता है। एक नॉर्मल लाइफ जो इंसान की होती है उसको कहते हैं। इसको 4 नंबर को हम गुंडा भी कहते हैं, क्योंकि माई वे हाईवे। अब अगर आप स्वरभानु की स्टोरी भी सुनेंगे तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो बहुत ज़िद्द है उसको कुछ भी पाने की या अपनी मर्ज़ी चलाने की। तो उसने अपनी मर्ज़ी चलाई, एक ज़िद्द बना था, एक दूर की सोच रखता था, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट था। उसको लगा कि अगर मुझे अमृत नहीं मिला तो उसने एक दिमाग चलाया अपना। वो अलग बात है, उसको उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको फेस करने पड़े। बट अगर हम देखें तो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उसके पास। अगर मान लो धड़ गया है तो ब्रेन तो आप ही के पास है ना, तो आपकी थिंकिंग पावर इतनी ज़्यादा होती है, आप इतने इंटेलिजेंट होते हो। तो अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 4 नंबर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल मैन की लाइफ कैसी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो सडन अप्स एंड डाउन्स रहते ही रहते हैं, उनके सडन अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में रहते ही रहते हैं। स्ट्रगल्स होती हैं, आम आदमी है तो स्ट्रगल भी होंगी। कोई राजा होता है तो उसके लाइफ में स्ट्रगल इतनी थोड़ी ना होती हैं, लेकिन आम आदमी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है। डीलेज भी होते हैं लाइफ में, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम उसको चीज़ें मिल जाएं। तो अपने दिमाग को स्थिर रखना, अपनी सोच को स्थिर रखना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स क्या होंगे? हाईली इंटेलिजेंट। मैं ये कहूँगी कि अगर आप ये क्लास ले रहे हैं तो आई एम नॉट गिविंग यू द प्रॉपर नोट्स। आप अपने नोट्स बनाएं और लिखिए पॉजिटिव ट्रेट्स कि पहला पॉजिटिव ट्रेट क्या होता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फिश होते हैं। स्वरभानु क्या था, बाकी राक्षसों को भी बोल सकता था ना कि हम थोड़ा सा अपोज कर लेते, क्या पता हमारे लिए बचे ना बचे ये जो भी है अमृत। लेकिन सिर्फ उसने अपने बारे में सोचा कि बाकियों को मिले ना मिले, मेरे को तो ये अमृत पीना है, तो मैं बीच में जाके बैठ जाऊँगा देवताओं के। तो सेल्फिश भी होते हैं, अपने लिए सोचने वाले लोग होते हैं 4 नंबर वाले। बैड डिसीजन मेकर बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। दिमाग बहुत है, सिर्फ सोचते सोचते रहते हैं, क्योंकि एक्शन नहीं ले पाते, उनके पास शरीर नहीं है, तो एक्शन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है। एक्शन लेने के लिए इनको दूसरा पर्सन चाहिए कि वो उनके लिए एक्शन ले ले। तो ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार वो बैड डिसीजन मेकिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। सडन गेन्स, सडन लॉस। कभी अच्छा आइडिया हो जाता है तो सडन गेन भी हो जाता है, कई बार सडन लॉस भी हो जाता है, जो इनके साथ ट्रेड्स में होता है। एक्सीलेंट स्पीकर्स, मुंह है उनके पास, दिमाग है उनके पास, तो बोलने में और एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे होते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं। अब उन्होंने अपने सीक्रेट अपने पास रखा कि मैं तो सारे राक्षसों को थोड़ा बताया उन्होंने कि वो जा रहा है देवताओं के बीच में, तो इसीलिए वो सिक्रेटिव भी होते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली सोचा है, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है कि हाँ प्रैक्टिकली चलना है, इमोशन से नहीं चलते हैं लोग, प्रैक्टिकल सोच के साथ चलते हैं, जो इनको ठीक लगता है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स मतलब कि अपनी हिसाब से चलते हैं, अपना सोशल सर्कल बना के चलते हैं और अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम कहेंगे, और इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं? लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। इनकी लाइफ कॉमन मैन की लाइफ है, तो इनको सही लाइफ तो मिल नहीं सकती, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको सामान चाहिए होता है, मतलब सारी चीज़ों से इनको प्यार होता है, पैसा, गाड़ी, बंगला, मटेरियल चीज़ों से ये ज़्यादा खुश होते हैं। अब उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद प्रोन टू सडन लॉसेस, वही अनप्रिडिक्टेबल। इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता अभी उनका मूड कैसा है और कब क्या वो डिसीज़न ले लें, आप कुछ सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी दिमाग में जो सोच चल रही होती है ना उसको आप भाप नहीं सकते, और इसीलिए आप ये नहीं सोच सकते कि वो अगला एक्शन क्या लेंगे। थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं। इररेलेवेंट ट्रैवल, इनकी लाइफ में जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इररेलेवेंट ट्रैवल मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं होता ना, इनका चक्री बंधी रहती है इनके पैरों में, कहीं ना कहीं आना जाना लगा रहता है, टू एंड फ्रो होते ही रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रूटफुल हो उनका ट्रैवल या आना जाना या इधर उधर घूमना, तो वो चीज़ होती है इनके साथ। नॉट ग्रेट विद इम्प्लीमेंटेशन, भाई अगर इनके पास बॉडी नहीं है तो एक्शन नहीं लेंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट ज़रूरी नहीं है कि कर जाएँ, ठीक है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा होता है, अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है ये। नॉट ग्रेट विद इम्प्लीमेंटेशन, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। एक ये ब्रेन वॉशर है, दूसरे बंदे का ब्रेन वॉश करने में बहुत आगे हैं। अगर इनको लगता है कि सामने वाला उनके हिसाब से नहीं चल रहा, तो इस तरह से बातों को घुमा देंगे कि वो सामने वाला ब्रेन वॉश हो जाएगा कि हाँ तुम जो कह रहे हो ठीक है। अनस्टेबल, थोड़े से अनस्टेबल होते हैं इनके, मतलब एक वो नहीं होती रिजिड, एक वो नहीं होती कंसिस्टेंसी नहीं होती है। आज ऐसे कर रहे हैं तो अगले दिन सोचते हैं अरे ये तो इस हिसाब से नहीं चल रहा, तो
चीज़ों को बदल देते हैं, प्लान को ही बदल देते हैं, तो इसीलिए अनस्टेबल होते हैं थोड़े से ये। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं एंड ओसीडी मतलब इनको क्लेनलीनेस बहुत पसंद होती है, मतलब इनको हर चीज़ ठिकाने पे, हर चीज़ अपने हिसाब से, तरीके से, डिसिप्लिनरी एक्शन। 4 एक स्टेबिलिटी का नंबर भी होता है, तो इनको एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलना या ओसीडी साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है। तो ये जो है इनके जो थोड़े बहुत नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो इनके लिए नेगेटिवली वर्क कर लेते हैं। कई बारी सामने वाले बंदे की ओसीडी हर कोई नहीं समझ सकता, तो वो इरिटेटिंग हो जाते हैं कई बारी। प्रिकॉशंस इनको क्या करने चाहिए, इसीलिए फ़ोन नंबर वालों के लिए प्रिकॉशंस क्या होते हैं, क्योंकि सडन मनी अप्स एंड सडन मनी गेन्स हो जाते हैं, सडन मनी लॉसेस हो जाते हैं, तो दे शुड सेव मनी फॉर द फ्यूचर। उनको थोड़ा सा सेविंग्स भी करना चाहिए, हमेशा एक स्पेंड नहीं करना चाहिए। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल, अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं, इसीलिए दूसरों की बड़ी जल्दी बुराई कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं किसी को भी। ज़बान की भी थोड़े से ना वो होते हैं, कच्चे होते हैं, मतलब कुछ भी किसी को भी बोल देते हैं जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं, तो उनको दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग पीपल। आई रियली होप कि आप सब नोट्स बना रहे हैं। कंट्रोल योर टेम्पर, दे शुड ऑलवेज कंट्रोल देयर टेम्पर। गुस्से में रहते हैं, गुंडा है, मतलब उनके हिसाब से अगर काम नहीं होता ना तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए अपना टेम्पर। डू नॉट ट्रस्ट एनी वन वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग करते हुए किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो उनकी अपनी गट फीलिंग है ये इनके लिए माना जाता है, क्योंकि इनकी ट्रैवलिंग में बड़े हर्डल्स आते हैं, जनरली देखा गया है ऐसा। एंड बी वेयर ऑफ एनिमल्स विद हॉर्न्स, और जो सींग मारने वाले एनिमल्स होते हैं ना उनको, उनसे बच के रहना चाहिए। तो टेक प्रिकॉशंस फॉर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड कोल्ड्स, ठंड लग सकती है उनको, तो उनके साथ उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये था हमारा नंबर 4 प्लैनेट। अब इसके हम बैलेंस देख लेते हैं, स्केल्स ऑफ बैलेंस, कि बैलेंस होता है तो क्या होता है और अनबैलेंस इम्बैलेंस्ड होता है तो क्या होता है, तो स्ट्रगल होती है। अगर 4 किसी की भी ग्रिड में बैलेंस हो, बैलेंस फॉर्म अगर हम लोशो ग्रिड में देखें तो 4 होता है, वैदिक ग्रिड में देखें तो नंबर 4 होता है। तो बैलेंस फॉर्म में अगर किसी की ग्रिड में होता है तो बहुत ही एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड होते हैं, लॉयल, ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल। लॉयल होते हैं लोगों अपने लोगों के प्रति, ऑनेस्ट होते हैं और डिपेंडेबल भी होते हैं, कि कोई भी इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मिनटों में सोल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत वाइड होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन मेकर, एक डिसीज़न जो वो लेते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लेते हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिसीजंस जो भी लेते हैं वो बहुत अच्छे लेते हैं ये लोग। वहीं अगर नंबर 4 इम्बैलेंस हो जाए तो बहुत ही स्टबन, रिजिड और ओवरली सीरियस पर्सन हो जाते हैं ये लोग। हर चीज़ में सीरियसनेस देखते हैं, मतलब एक लाइवलीहुड नहीं होती है, हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं और ज़िद्दी हो जाते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, इतने रिजिड हो जाते हैं। पेसिमिस्ट थिंकिंग, थोड़ी छोटी सोच रखते हैं, वो बड़ी सोच नहीं रखते। एक होता है ना बड़े बनने की चाह, लेकिन वो नहीं होती, उनकी पेसिमिस्ट सोच होती है कि मेरा इतने में गुजारा हो जाना चाहिए, आगे की सोच नहीं मैं रखता। मतलब एक बड़ा बनने के लिए आपको थोड़ी आगे तक की सोच रखनी है, वो उतनी होती है, उनकी पेसिमिस्ट सोच होती है। पेसिमिस्ट मतलब थोड़ी सी छोटे लेवल पे सोच होती है। बस उनको ये लगता है कि अब जैसे 2 पर्सन है, अगर एक सोचता है कि मुझे तो बड़ा बनना है, मुझे तो 3 या 4 लाख रुपए महीने कमाने हैं, एक सोचता है कि मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो मेरे लिए 30,000 या 40,000 50,000 मंथली मेरा आ जाए, मेरे को आगे और कुछ करना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना नहीं है। तो अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इनकी सोच ये हो जाती है कि बस मेरे गुजारे जितना मेरे को पैसा मिल जाए उतने में मैं खुश हूँ। तो पैसे में सोच के साथ चलते हैं। रेजिस्टेंट टू चेंज, नए चेंजेस लाना पसंद नहीं करते, जिससे चल रहे होते हैं, जिस पैटर्न में चल रहे होते हैं वो उसी में चलना पसंद करते हैं। ओवर वर्कड एंड स्ट्रेस्ड, और बहुत एक्सट्रीमली वर्क करते हैं और स्ट्रेसफुल रहते हैं। स्मार्ट वर्क नहीं करते पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं। अब क्या होता है, द अल्टीमेट लेसन फॉर नंबर 4, बी स्ट्रक्चर्ड बट नॉट रिजिड। एक स्ट्रक्चर में, एक डिसिप्लिन में काम करना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, वो चीज़ इनके लिए काम नहीं करती है। तो आपको, अगर आपके नेचर में ये चीज़ है कि अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़, ये काम ऐसे चाहिए, बट ठीक है अगर मान लो किसी और का कोई और तरीका है काम करने का तो उसको भी देख लेना चाहिए। तो रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा सा। लर्न टू एक्सेप्ट सर्टेन चेंजेस, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है तो ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, यार पॉलिसी क्यों चेंज हो रही है, सही तो चल रहा था सिस्टम। तो
आपको भी थोड़ा सा अडेप्टेबल होना चाहिए टूवर्ड्स चेंजेस, फ्लेक्सिबल होना बहुत चाहिए। रिचार्ज, बैलेंस हार्डवर्क विद डीप रेस्ट। सारा दिन इनकी चक्री बंदी रहती है, कुछ ना कुछ छोटा छोटा करते रहते हैं, तो इनको रेस्ट भी लेना चाहिए। इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना कि वो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के काम वो करते ही रहते हैं, तो इसीलिए उनको एक रेस्ट की ज़रूरत है, तो एक प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। स्टे ओपन, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड अवॉइड नेगेटिव ओवर थिंकिंग। थोड़ा सा ओपननेस लेकर आनी चाहिए, हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं ढूंढनी चाहिए। इन लोगों को, ये लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, जैसे कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं तो किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव देखते हैं, ये हर सिचुएशन में जो नेगेटिव से नेगेटिव हो सकता है ना वो सोच सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा ओपन रहना चाहिए और थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। अब लकी इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री मतलब कि उनके लकी कलर्स, जेम स्टोन्स या डेज क्या होंगे। लकी कलर्स होते हैं इलेक्ट्रिक ब्लू, जो मेटालिक ब्लू होता है वो उनका लकी कलर होता है। ग्रे, ब्लैक इन्हांसेस फोकस एंड स्टेबिलिटी। वैसे ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, इनका कलर ब्लैक होता है तो इनके लिए और ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मैं ये कहूँगी ब्लैक तो अवॉइड करें कोई भी, क्योंकि ये हमारी फोकस को ड्राउजीनेस में बदल सकता है। खाकी या ब्राउन यूज़ करें। डेज कौन से होते हैं? सैटरडे तो मोस्ट पावरफुल डे होता है, जो भी इनका अच्छा काम होता है वो सैटरडे को होता है। संडे और मंडे भी उसके अलावा इनके लिए लकी डेज़ हैं। उसके बाद जेमस्टोन। जेमस्टोन अगेन मैं यही कहूँगी कि कुंडली देखकर पहनना चाहिए, बट इनके लिए जेमस्टोन जो सजेस्ट होता है वो हैजोनाइट होता है, जो कि होता है गुमेद। ठीक है। और अगर मान लो हीलिंग क्रिस्टल देखा जाए तो हीलिंग क्रिस्टल होता है स्मोकी तो हीलिंग क्रिस्टल्स कौन से होते हैं इनके? स्मोकी क्वार्ट्ज एक हीलिंग क्रिस्टल होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ब्लैक टर्मलिन नज़र से बचाता है, एंड लैब्राडोराइट रिमूव्स नेगेटिविटी, क्योंकि ये लोग प्रोन टू नेगेटिविटी होते हैं, बहुत जल्दी इनको नज़र भी लगती है, तो इस वजह से इनको ये तीनों जो हीलिंग क्रिस्टल्स हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद परफेक्ट करियर पाथ्स कौन कौन से हो सकते हैं लोगों के लिए? कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट जॉब्स में, आईटी में बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका दिमाग बहुत अच्छा होता है और आईटी में सबसे ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है, तो आईटी में तो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा करते हैं। डेटा एनालिसिस एंड रिसर्च भी बहुत अच्छा करते हैं। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। इनकी भी, ये लोगों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, ब्रेन वॉश कर सकते हैं। सेल्स में क्या चाहिए आपके लिए? प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जी, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप तो मतलब बेस्ट चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर जो हमने आपको प्रोवाइड किया, तो ब्रेन वॉश करने में बहुत अच्छे हैं, तो इसीलिए सेल्स एंड मार्केटिंग में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो नंबर 4, सक्सीड व्हेन दे कैन बिल्ड सिस्टम्स एंड क्रिएट लास्टिंग ऑर्डर। तो ये तभी सक्सीड करते हैं जब दे कैन बिल्ड सिस्टम, कोई अपने हिसाब से कोई सिस्टम बनाते हैं। अगर जैसे इन्होंने कुछ भी सोच लिया है, अगर उस उनके सिस्टम भी उनके हिसाब से बनता है, तो ये बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करते हैं। ठीक है। द अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला, वही मैंने आपको बोला ही है कि कंसिस्टेंसी तो हर एक में चाहिए ही चाहिए, डिसिप्लिन हर एक बंदे को चाहिए अगर उनको मतलब आगे ग्रो करना है। ये रिजिडिटी से बाहर आके थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं कि हाँ थोड़ा बहुत दूसरों के हिसाब से भी चल लें, तो इनके लिए सक्सेस तय है। ये दूसरों के हिसाब से नहीं चलते, माई वे और हाई वे पे चलते हैं, तो इसीलिए मात खाते हैं। तो इनको थोड़ा सा दूसरों को भी सुनना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हाँ अगर तुम्हारा तरीका काम नहीं करा तो दूसरों का भी ट्राई कर लेंगे, हम उस दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। टू विन, ट्रस्ट योर हार्डवर्क, अपना हार्डवर्क में तो बिलीव करो। टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड नेवर लेट पेसिमिस्ट थिंकिंग स्लो योर प्रोग्रेस। मतलब पेसिमिस्ट थिंकिंग की हमें क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं, इस तरह से अपनी ग्रोथ को स्लो करना ठीक नहीं है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 4, बिल्डिंग रियलिटी स्टेप बाय स्टेप। नंबर 4 डजंट जस्ट ड्रीम, इट बिल्ड्स रियलिटी स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में। ट्रू सक्सेस अराइज व्हेन योर रिलेंटलेस स्ट्रक्चर इज परफेक्टली बैलेंस्ड विद अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रिजिड बहुत ज़्यादा हो कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, मेरा यही तरीका है। अगर आप इसी भी चीज़ में रहेंगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आ सकते हैं और आपकी चीज़ों में आपके काम होने में रुकावटें हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नंबर 4। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।